हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। आज हम क्लास 11th के मिड टर्म का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैम आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो ताकि हमें पता चले कि किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो देखो, ये लास्ट ईयर का एक CBSE से एफिलेटेड स्कूल है, उसका क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये आपके फाइनल टर्म के एग्जाम में भी हेल्प करेगा, है ना। तो देखो, ये देखो, ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है लास्ट ईयर का, CBSE से एफिलेटेड ये स्कूल है, उसका ही क्वेश्चन पेपर है। हम सारे के सारे क्वेश्चन तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कुछ कुछ राइट डाउन किए हैं, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखो, पहले सेक्शन ए आएगा। ईच सेक्शन कैरी 1 मार्क, सबके 1 मार्क होंगे इसमें, जितने भी क्वेश्चन इसमें होंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के डायमेंशंस पूछे हैं आपको, 4 ऑप्शन गिवन होंगी, ठीक है। अब देखो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आप डिनोट करते थे इस तरह से, ठीक है। और ये किसके बराबर होता था, जो आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ना, डिवाइडेड बाय जो नॉर्मल रिएक्शन है। अब इसके डायमेंशंस पूछे हैं तो देखो, इसके डायमेंशन क्या होंगे, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्योंकि देखो यहाँ भी फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन भी तो क्या है, ये भी तो फोर्स ही है ना। तो इसके और इसके डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगी, देखो डी वाली, इट इज डायमेंशनलेस। तो मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू। कौन सा रिलेशन इनमें ट्रू है। देखो, 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट वन क्या है आपके पास, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। सेकंड, डिस्टेंस इज लेस देन डिस्प्लेसमेंट। और बाद में है देखो थर्ड वाली, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्थ वन है, डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देखो, बहुत ईजी है ना। अभी सबसे पहले देखो, आपको पहले तो ये तो पता ही है वैसे तो, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। देखो, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है और एक यहाँ पे है बी, है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। मान लो वो कैसे भी जा सकता है, पहले वो यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, मान लो उसके बाद वो यहाँ पहुँचा, है ना। ये जो टोटल पाथ है ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन, जो उनके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन कौन कौन सी हैं। देखो, अगर हम लास्ट वाली ऑप्शन देखें, डिस्टेंस, देखो एक बात तो ये वाली है, जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है ना, हो सकता है ना, इक्वल। क्यों, अगर मान लो कि वो बॉडी क्या कर रही, ये वाला पाथ फॉलो नहीं कर रही कोई और भी, सिंपल यहाँ से स्टार्ट किया उसने और यहीं पे रीच कर गई, है ना। तो देखो, डिस्टेंस भी इतना ही हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी यही हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है ना। तो इट मीन्स इन वाली ऑप्शन में से देखो, ये वाली इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ठीक होगी, क्योंकि इनमें देखो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो कौन सी चीज़ ज़्यादा करेक्ट होगी, सी या डी। देखो, इस वाले में क्या कह रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है वो लेस देन डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये पॉसिबल है। देखो, डिस्टेंस क्या डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना। और डिस्टेंस तो क्या है, टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, है ना। तो जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से कम तो नहीं हो सकता, कभी भी इक्वल हो सकता है ना, पर कम तो नहीं हो सकता है, इक्वल हो सकता है, या तो डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा ही होगी हमेशा डिस्प्लेसमेंट से, है ना। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट लग रही है, सी, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, और इक्वल टू भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, है ना, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उससे कम तो हो ही नहीं सकता डिस्टेंस। क्लियर, इक्वल हो सकते हैं ये दोनों, बट डिस्टेंस क्या है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो मीन्स ऑप्शन कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वाला है, देखो जैसे आपके पास वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, आपके पास क्या पूछ रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू पूछ रहे हैं। देखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसे हम डिनोट करते हैं किससे, ई से डिनोट करते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को। तो इसकी वैल्यू होती थी V2 माइनस V1, देखो हमने सब कुछ किया हुआ है, ये U1 माइनस U2। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता था, देखो जो आपके पास
इसे हम कहते थे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। दो बॉडीज क्या है देखो, एक की वेलोसिटी u1 है u2 है, ऐसे मूव कर रहे हैं, कोलाइड किए ये, और उसके बाद जो उनकी वेलोसिटीज हैं वो क्या है v1 और v2, ठीक है। तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2, इसे हम कहते थे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर ये वाली थी, ओके। अब देखो आपने ये चीज याद ही रखनी है, फॉर अगर हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करें, किसकी, इलास्टिक कोलिजन की बात करें, ठीक है, उस परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में v2 माइनस v1 इक्वल टू होता है u1 माइनस u2 के, बिकॉज उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है ना। तो ये चीज इसके बराबर होती है। अब देखो इसको अगर यहाँ पुट करो तो E इक्वल टू, ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, है ना। ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, मे भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या होती है, तो उसके लिए E की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। और फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, उसके लिए क्या होती है देखो वैल्यू, उसमें क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होते थे, बॉडीज क्या करती थी, आप कोलाइड करती थी, और कोलाइड करने के बाद वो एक ही वेलोसिटी से मूव करती थी, स्टिक कर जाती थी वो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अगर वो स्टिक करके एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो आपके पास v1 है वो v2 के बराबर हो जाएगा, जो उनकी फाइनल वेलोसिटीज है, सेम वेलोसिटी से मूव करती हैं वो स्टिक करके, है ना। तो यहाँ से जो v2 माइनस v1 है उसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी, और E की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर देखो यहाँ 0 पुट करेंगे तो E की वैल्यू भी 0 आ गई। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। एक तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में 1 आ रही है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। और बाकी जितने भी कोलिजन होते हैं उनके लिए जो E की वैल्यू है फॉर अदर कोलिजन, फॉर अदर कोलिजन, या तो आप कह सकते हो फॉर इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, उसके लिए E की वैल्यू लाई करती है 0 और 1 के बीच में। E की वैल्यू 1 से कम होती है और E की वैल्यू 0 से ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ये वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। ना तो परफेक्टली इलास्टिक है, ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू कैसी होती है, देखो कौन सी, देखो यहाँ भी 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ठीक है। देखो 4 ऑप्शन आपको गिवन है, यहाँ पे ये वाला विजिबल है। अब यहाँ पे देखो 1 तो नहीं हो सकती, बिकॉज 1 किसके लिए होती थी, 1 होती थी जब परफेक्टली इलास्टिक था, है ना। और 0 भी नहीं हो सकती, 0 था जब परफेक्टली इन इलास्टिक था, है ना। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए या तो E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी। तो देखो क्या होती है, E की वैल्यू हमेशा 1 से क्या रहती है, लेस देन रहती है ना। तो मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह से करेंगे वाला क्वेश्चन, क्लियर हुआ, ओके। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास, जैसे वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज 4i कैप प्लस 3j कैप, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड। आपके पास कोई वेक्टर गिवन है ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। वैसे देखो इजी है, मान लो इस वेक्टर को मान लेते हैं ए वेक्टर, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है आपको 4i कैप प्लस 3j कैप, आपको ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। इस तरह से करते हैं, देखो फॉर्मूला क्या होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे निकालना है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है निकालने का, 4 4 जा 12 प्लस 3 3 जा 9, ये आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 25, और ये सॉल्व करके आ गया 5, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर हुई वाली चीज, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वन, इसमें क्या है देखो, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्स डूइंग वर्क इन इट आर। ये कह रहे हैं जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। कब रहती है, द फोर्स डूइंग वर्क, जिसकी वजह से वो वर्क डन हो रहा है, वो फोर्सेस। फर्स्ट ऑप्शन है नॉट कंजर्वेटिव, मीन्स वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। सेकंड है कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं वो, और सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी हो सकता है, और डी ऑप्शन है नन, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है सिस्टम की वो तभी कंजर्व्ड रहती है अगर जो भी उन पे जो वर्क हो रहा है, जिन फोर्सेस की वजह से, वो फोर्सेस कैसी होनी चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस होनी चाहिए,
ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? डी ऑप्शन इज करेक्ट। कंजर्वेटिव फोर्सेस होनी चाहिए वो। आपको याद है कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती थी? कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? जो आपके पास वर्क डन है बाय द फोर्स, वो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और जो पाथ फॉलो कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। उन फोर्सेस को क्या कहते हैं हम? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहते हैं उनको? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, क्या होती थी कंजर्वेटिव फोर्स? वर्क डन बाय द फोर्स डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट ओनली एंड नॉट ऑन द पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, सिर्फ उसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। वो होती है कंजर्वेटिव फोर्सेज। जैसे आपके स्प्रिंग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सब कैसी हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगी? कंजर्वेटिव फोर्स है, तब टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या होती है? कंजर्व्ड। क्लियर? ओके, देखो सिक्स्थ है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। देखो यहीं से पता चल रहा है ये कौन सा, किसका क्वेश्चन है? वर्क एनर्जी थ्योरम का। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू, किसके बराबर होता था वो? टोटल वर्क डन, जो भी उसके ऊपर नेट फोर्सेस की वजह से वर्क डन लग रहा है बॉडी पे, वो किसके बराबर होता था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स, सभी फोर्सेस की वजह से जो नेट वर्क डन है, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है वर्क डन ऑन इट बाय ओनली वन फोर्स, और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड डी इज नन। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना। वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स, जितनी भी फोर्सेस होती हैं उसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर हो गया ये भी? ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास अब, द एसआई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज। स्प्रिंग कांस्टेंट के आपको क्या बताने हैं? एसआई यूनिट्स। अब देखो आपके पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं? देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, इसके लिए हमें स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए पहले। द एसआई यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इज, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू देखो वैसे कैसे होती थी? देखो ये है, अगर मान लो आपके पास स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, इसकी वैल्यू होती थी -k डेल्टा एक्स, और इस k को हम कहते थे स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? Fs डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। देखो इस तरह से मान लो आपके पास इस तरह से कोई ऐसे स्प्रिंग है, ठीक है। जब स्प्रिंग पे क्या करा, देखो मान लो यहाँ पे आपने फोर्स लगाई, कोई लोड लगाया, ठीक है, तो क्या होगा? ये जो आपके पास स्प्रिंग है, ये इसमें क्या आ जाएगी? इस तरह से एक्सटेंशन आ जाएगी, है ना। ये होता था आपके पास, जितने भी इसमें एक्सटेंशन आई, ये कितनी है? मान लो डेल्टा एक्स, ठीक है। जैसे आपने इस पर फोर्स लगाई या लोड लगाया इस पर कोई भी, तो स्प्रिंग फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती थी, Fs, है ना। तो और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती थी? -k डेल्टा एक्स, और -k का साइन किसके लिए होता था? बिकॉज वो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। -k, और ये जितना भी इसमें एक्सपेंशन हो रही है डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू किसके बराबर आ गई? देखो ये है आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट Fs डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। इसको एसआई यूनिट्स पूछे हमें, तो देखो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और ये जो आपके पास एक्सपेंशन हो रही है लेंथ में, इसके किस में होंगे? मीटर में, लेंथ के। तो न्यूटन पर मीटर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से करोगे वाला क्वेश्चन। क्लियर? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर पॉजिटिव वर्क डन। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ पॉजिटिव वर्क के लिए वैलिड है? नो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वर्क डन के लिए वो वैलिड है, ठीक है। तो मीन्स ये स्टेटमेंट्स कैसी है? फॉल्स है, ठीक है। आपको याद है पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन क्या होता था? पॉजिटिव वर्क डन क्या होता था? जब क्या होती थी, जो भी उस पर वर्क लग रहा है बॉडी पे, उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? स्पीड अप हो रही है। और नेगेटिव वर्क डन क्या हो गया कि वो वर्क करने के बाद क्या हो रही है, जो आपके पास स्पीड है उसकी वो क्या हो रही है? कम हो रही है, तो नेगेटिव वर्क डन होगा, है ना। तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो दोनों के लिए वैलिड है, पॉजिटिव वर्क डन के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। क्लियर? ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, द टोटल एनर्जी चेंज ऑफ ए बॉडी विच कवर्स अ वर्टिकल हाइट इज कंस्टिट्यूटेड कंप्लीटली बाय द पोटेंशियल एनर्जी चेंज ओनली व्हेन। देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जैसे मान लो कि कोई भी टोटल चेंज जो होता है, जो टोटल एनर्जी है वो किस किस के बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा कब पॉसिबल है कि अगर कोई बॉडी जो है वो वर्टिकली, देखो क्या लिखा है, द टोटल एनर्जी चेंज ऑफ ए बॉडी विच कवर्स वर्टिकल हाइट, जो चेंज हो रहा है एनर्जी में विच कवर वर्टिकल हाइट इज
वर्टिकल हाइट मीन्स ये वाली, ठीक है, ये हॉरिजेंटल, ठीक है। बट इज कंस्टिट्यूटेड कंप्लीटली बाय द पोटेंशियल एनर्जी, कि जो चेंज आ रहा है उसकी एनर्जी में वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी में ही चेंज आए, काइनेटिक एनर्जी में चेंज ही ना आए। तो ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसे तो क्या होता है, देखो जैसे आपने फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए हमने एक्सप्रेशन किया था वो, है ना, जब बॉडी यहाँ पे होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होती है। फिर जैसे वो यहाँ रीच करता है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है, और कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, जितनी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। मीन्स चेंज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, किस में चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। और जैसे वो नीचे रीच कर जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो हो जाती है और वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कब पॉसिबल है कि जो चेंज आ रहा है उसमें वो सिर्फ ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी आए? तो 4 ऑप्शन आपको गिवन है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लेते हैं। भी क्या है, इट मूव स्लोली, वो स्लोली मूव करना चाहिए, या इट मूव्स क्विकली मूव करना पड़ेगा उसको, या इट मूव्स फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए मूव कर रहा है और उसका तो रेस्ट पे आ जा रहा है, देन रेस्ट, देन मूव अगेन, या इट मूव्स विद ए डिक्रीजिंग वेलोसिटी। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? तो देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, इट मूव स्लोली, उसको स्लोली मूव करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो जब वो स्लोली मूव करेगा, कोई भी बॉडी है ना, जब वो क्या करेगी, स्लोली स्लोली मूव करेगी, तो जो उसमें इतना स्लोली उसको मूव करना है कि v² की वैल्यू क्या आ जाए उसमें, निग्लिजिबल आए, निग्लिजिबल हो, वेरी लेस हो, ठीक है, वेरी लेस, निग्लिजिबल हो, मतलब उसकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², है ना। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आए, बहुत ही कम वैल्यू आए इसकी, निग्लिजिबल हो। जब ऐसा होगा तो जो भी चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो इट मूव्स, उसको स्लोली मूव करना पड़ेगा। क्लियर, ओके। देखो नेक्स्ट है, द फैक्टर ऑन विच स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर ए मटीरियल डिपेंड्स। अब आप देखो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, अभी तक हमने वैसे ये कंप्लीट नहीं किया हुआ है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन जो ग्राफ है वो अभी आपको अंडरस्टैंड करवाना है। पर देखो वो जो ग्राफ होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, इस सब पे डिपेंड करेगा। देखो ऑप्शन दिया है उन्होंने, टेम्परेचर पे, स्ट्रेन रेट पे, ऑल ऑफ दिस, तो सब पे डिपेंड करता है वो, ठीक है, ठीक है, ये वाली चीज़, ठीक है। अभी हमने ये वाला डिस्कस नहीं किया हुआ है, पर इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, सब पे डिपेंड करता है वो। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिट बियॉन्ड विच द मटीरियल डज नॉट बिहेव इलास्टिकली इज कॉल्ड, द लिमिट बियॉन्ड विच, वो वाली लिमिट उसके बाद जो है, जो आपके पास बॉडी है वो कैसे बिहेव करती है, इलास्टिकली बिहेव नहीं करती है। वो जो भी आपके पास मटेरियल है वो इलास्टिकली बिहेव नहीं करता है। वो कौन सी लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट, है ना। देखो इलास्टिकली बिहेव करने का मतलब क्या होता है, जैसे हमने किसी बॉडी पे, मटेरियल पे क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, है ना, फिर जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है ना। इस वाली टेंडेंसी को क्या कहते हैं हम, उसके ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने वाली को, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं, इलास्टिसिटी। ये क्या कह रहे हैं, वो कौन सी लिमिट है, अगर हम उसको क्रॉस कर दें तो फिर जो मटेरियल है वो अपनी इलास्टिसिटी को क्या कर देता है, लूज कर देता है, और वो इलास्टिक लिमिट। अगर हम इतनी डिफॉर्मिंग फोर्स लगा लेंगे कि वो जो मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ही नहीं आता, फिर, है ना, इतनी डिफॉर्मिंग फोर्स का अगर हम यूज कर लें तो वो क्या है, उसका मतलब क्या है कि वो अपनी इलास्टिक लिमिट को क्या कर गया, क्रॉस कर गया, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट, द लिमिट बियॉन्ड विच द मटीरियल डज नॉट बिहेव, इस लिमिट को क्रॉस करने के बाद वो मटीरियल इलास्टिकली बिहेव नहीं करता है, वो क्या है, इलास्टिक लिमिट। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, two forces of 200 Newton and 120 Newtons are inclined at an angle of 60 degree. The resultant force will be, टू फोर्सेस आपको गिवन है, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं हमने इससे रिलेटेड, ठीक है। तो होता क्या, देखो 4 ऑप्शंस आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ए फोर्स आपको गिवन है, मान लो 200 न्यूटन, और सेकंड वाली बी है वो 120 न्यूटन की। तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो a² + b² + 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, दैट इज 60 डिग्री आपको गिवन है, तो cos 60 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको बस। अब तो सारी वैल्यूज पुट की इसमें, सिंपल कैलकुलेशन, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, इसका अंडर रूट निकाला तो 280 न्यूटन, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and travels with an acceleration of 2 meter per second square. After t second its velocity is 10 meter per second. Then t is, आपको टाइम निकालना है,
ठीक है, देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, आपने बहुत किए हैं वैसे 9th में भी, है ना। देखो गिवन क्या क्या है आपको विजिबल है, देखो हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं क्या है आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है ये, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जैसे आता है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स u इक्वल टू 0, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड ट्रेवल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो जो पहले गिवन है वो राइट डाउन कर लो। आफ्टर t सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, t सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मीन्स v की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हुई है, ठीक है। तो देखो अब ऐसे वाले क्वेश्चन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो देखो अब इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ईजिली लग जाएगी। देखो इसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सब कुछ गिवन है आपको, देखो u गिवन है, a गिवन है, v गिवन है, t की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लो, है ना। v की वैल्यू क्या आपके पास, देखो 10, u 0 है और a की वैल्यू 2 है, t यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। कितना आ गया देखो यहाँ पे 2t इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 10 के बराबर, है ना। ये तो 0 ही हो गया, तो t इक्वल टू क्या आ गया, 10 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 5। देखो ऑप्शन में 5 है, हाँ 5 सेकेंड मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। इजी, ओके। देखो नेक्स्ट, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लोड ऑफ 5 kg इज हंग ऑन ए वायर। एक वायर है, 5 kg का लोड उस पर हमने हैंग किया हुआ है, देन एक्सटेंशन ऑफ 3 मीटर टेक प्लेस। तो उस वायर में कितनी एक्सटेंशन आ गई, 3 मीटर की, मीन्स पहले यहाँ था तो इतनी एक्सटेंशन हो गई और वो यहाँ पहुँच गया, ये 5 kg, आप समझ रहे हो ना, यही वाला, यही 5 kg जब यहाँ पहुँच गया, ठीक है। मैंने एक ही फिगर ड्रॉ की, मतलब तो नेक्स्ट वाले में कर सकती थी, ठीक है। आपने इसमें देख लो, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, 5 kg पहले इतना था, फिर क्या हुआ, जब इसको 5 kg से हंग किया तो इतना 3 मीटर क्या हो गई, इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। देन वर्क डन विल बी, तो वर्क डन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो इस वाले में हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है 1/2 kx स्क्वायर। ये वाली एक्सप्रेशन आपको देखो कहाँ पे मिलेगी, आपने सर्च करना है यूट्यूब पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग बाय फिजिक्स बाय नीतू। तो आपको ये वाली चीज़ उसमें मैंने प्रूव की हुई है, ये क्या था, जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग है, जितना वर्क डन होता है ना वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वहां हमने ये वाला फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, ठीक है। अब ये वर्क डन पूछ रहे हैं, देखो बिकॉज ये जो आपके पास जो भी वायर है, वायर कैसे बिहेव करती है, एज ए स्प्रिंग। अगर कोई थिन वायर है वो किस तरह से बिहेव करती है, एज ए स्प्रिंग, ठीक है। और स्प्रिंग के केस में वर्क डन निकालने का, वर्क डन ही पूछा है उन्होंने, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 kx स्क्वायर। और ये आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, देखो यूट्यूब पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग बाय फिजिक्स बाय नीतू, वहां पे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो। तो बस ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1/2 इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं kx, और x को ऐसे राइट डाउन कर लो, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे kx, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, जो आपके पास kx है उसे हम राइट डाउन कर सकते हैं mg के बराबर, है ना। kx क्या होती थी आपके पास, जो स्प्रिंग फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होती थी, Fs माइनस kx के बराबर, है ना। तो kx किसके बराबर होगा यहाँ पे, देखो स्प्रिंग, ये वाला जो है स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रही है ना, है ना। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है इसके वेट के बराबर होगी, जितना वेट होगा उतनी ही स्प्रिंग फोर्स लगेगी, ये होती है स्प्रिंग फोर्स kx। तो ये किसके बराबर होगी, जितना उस आपने वेट उस पर अटैच किया हुआ है ना, तो वो हो गया mg। तो kx को हम mg राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, क्लियर। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और kx की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे mg, और x कितनी उसमें एक्सटेंशन हो रही है 3 मीटर की, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। ये सारी वैल्यूज पुट करो, देखो इसमें आपको गिवन है 1/2, मास गिवन है कितना 5 kg, और g की जगह आप 10 ले लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखो 75, है ना, 75 जूल्स है आपके पास ये ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट, 75। क्लियर हो गया, इस तरह से करना है ये वाला क्वेश्चन।
अब देखो फटाफट से सेक्शन बी, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मैं कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ। देखो जैसे ऐसा आया था, डिफाइन स्ट्रेन, व्हाट आर द टाइप ऑफ स्ट्रेन, एक्सप्लेन ईच इन ब्रीफ, हम कर चुके हैं ये वाला, है ना। स्ट्रेन और उसके टाइप्स बताने हैं आपको, और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में राइट डाउन कर लेना, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सारे के सारे वो वाले, है ना। अब नेक्स्ट देखो, डिराइव द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है आपको। देखो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है। आपको पता है मोमेंटम किसके बराबर होता है, P इक्वल टू एम वी। अगर यहाँ से हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो v इक्वल टू किसके बराबर जाएगा, P डिवाइडेड बाय m, बिकॉज इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो मोमेंटम हमें पता है P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी P डिवाइडेड बाय m, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो काइनेटिक एनर्जी वाले में, हाफ एम वी स्क्वायर की जगह आ सकता है P स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। अगर अब हम देखो काइनेटिक एनर्जी k से डिनोट करें, ठीक है, k इक्वल टू किसके बराबर आ गया, डायरेक्टली राइट डाउन करो। देखो एक m से एक m कैंसिल हो गया, p स्क्वायर रह गया, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, इस तरह राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे राइट डाउन करोगे तो भी ठीक है, ठीक है। ये रिलेशन है किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। या तो आप इसको इस तरह से राइट डाउन कर लो, p स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर लिख सकते हैं, 2km, ज़्यादा ये यूज़ होता है हर जगह, है ना। और यहाँ इसे राइट डाउन कर सकते हो, p इक्वल टू 2km का अंडर रूट, पी स्क्वायर ये है तो p क्या आ गया, 2km का अंडर रूट, है ना। ये है कि काइनेटिक एनर्जी, k क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। 2 मार्क्स का आता है तो आप इस तरह से करोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो फटाफट, द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज, ये आपको दे रखा है x इक्वल टू ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो। एक्सेलरेशन क्या बोल रहे हैं इसकी, कितनी है, जीरो है। एट टाइम टी, आपको टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेसिकली, जब एक्सेलरेशन किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो देखो आपको गिवन क्या है, आपको विजिबल है, देखो x इक्वल टू, आपको क्या गिवन है, ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। वेलोसिटी किसके बराबर होगा, dx डिवाइडेड बाय dt, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना, यही होता है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t, तो 2at प्लस, और यहाँ पे टी क्यूब का क्या आएगा, 3t स्क्वायर, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3dt स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, वेलोसिटी की। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv डिवाइडेड बाय dt, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं देखो तो यहाँ क्या रह जाएगा, सिंपल 2a, है ना। और जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर को करेंगे तो 2t आएगा, और 2 मल्टीप्लाई, मैं अच्छा राइट डाउन ही कर लूँ, यहाँ आ जाएगा 2t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, क्या आ गया, देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास 2a प्लस 3 2 6bt, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। अगर देखो बिकॉज एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के बराबर, है ना। तो ये वाली वैल्यू जीरो पुट कर दो, 2a, यही निकली ना एक्सेलरेशन हमारी, 2a प्लस 6bt इक्वल टू किसके बराबर आ गया, जीरो, है ना। उस टाइम पे आपको टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उस टाइम पे देखो ये अब आपका t बन जाएगा, कैपिटल T बोला हमने इसको, इन्होंने, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 6bt इक्वल टू जीरो, और यहाँ से अगर आप निकालोगे देखो t की वैल्यू, तो यहाँ पे t की वैल्यू सॉल्व करके आएगी a डिवाइडेड बाय 3b, कर लोगे आप खुद ये, देखो किस किस तरह से किया ये वाला, देखो सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, है ना, माइनस था यहाँ क्वेश्चन में, माइनस था ना, तो यहाँ भी माइनस ही होगा ना, हमने प्लस कर दिया, ठीक है। माइनस, यहाँ भी माइनस, सब जगह माइनस है, ठीक है, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे इधर भी माइनस होगा, ये भी माइनस है तो इधर भी माइनस होगा, ठीक है, इधर भी माइनस होगा, ठीक है। अब आप खुद कर लोगे इसको, ठीक है। सिंपल आपको t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये कैपिटल T की वैल्यू क्या होगी, इसको यहाँ रहने देंगे, इसको
राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2a डिवाइडेड बाय 6b और वो सॉल्व करके आ जाएगा a डिवाइडेड बाय 3b। इस तरह से फाइंड आउट करोगे अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पावर। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, इजी कर लोगे खुद। पावर कैसे होता है, W डिवाइडेड बाय T। वर्क डन देखो, वर्क के क्या होते हैं जो आपके पास, वर्क डन को कैसे राइट डाउन कर सकते हो आप, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, F S डिवाइडेड बाय T। तो फोर्स के क्या है, M/L/T - 2, डिस्टेंस के होंगे L डिवाइडेड बाय टाइम के होंगे T। क्लियर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा mL² T - 3। ठीक है, ये आ गया आपके पावर के। अब पूछ रहे हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसके निकालने हैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, बहुत बार पूछते हैं ये भी। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, किसके बराबर होता है, जो आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बराबर होता है ना। देखो, अब देखो y इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, स्ट्रेस किसके बराबर होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है ना, जैसे मान लो आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात कर रहे हो तो चेंज इन लेंथ ΔL डिवाइडेड बाय L। तो इसके तो कोई यूनिट नहीं होते, यूनिट है ना, ये डायमेंशनलेस होती है ये वाली, है ना। तो अब देखो इसके, देखो क्या होंगे, फोर्स अपॉन एरिया, इसके तो नहीं है तो फोर्स के द्वारा वही mL/T - 2 डिवाइडेड बाय जो आपके स्ट्रेस के होते हैं वही होते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी डायमेंशन। ए को राइट डाउन कर सकते हो L² और यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा mL-1T - 2। इस तरह से करोगे। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसी में पूछा था उन्होंने, स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंपल। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम हमने किया हुआ है ये। नेक्स्ट वाला जैसे आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, देखो, है ना, वो वाला एंगल होता था ये जब किसी इंक्लाइंड वाले सरफेस पे, वो वाला एंगल जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बना रहा होता था, वो कौन सा एंगल, जब बॉडी जस्ट स्लाइड करना, मूव करती थी उस पर, है ना, उसे कहते थे हम एंगल ऑफ रिपोज। और आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में। देखो ये भी हमने किया हुआ है, आपने यूट्यूब पे सर्च करना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन बाय फिजिक्स बाय नीतू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बाय फिजिक्स बाय नीतू, तो वहां पे ये वाला रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। ओके, अब सेक्शन सी में देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन किस किस टाइप के आए थे। एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल, ये भी हमें करना है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ था देखो 3 मार्क्स में, पूरा एक्सप्लेन करना था आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड था ये वाला, है ना, ये भी हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, ये भी आपने क्या करना है, उसमें सर्च कर लो आप। ठीक है, उसमें क्या राइट डाउन करना है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन आप राइट डाउन करोगे। ठीक है, बाय फिजिक्स बाय नीतू, तो आपको ये पूरी एक्सप्रेशन मिल जाएगी वहां पे। नेक्स्ट देखो, डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, जो आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको ग्राफिकल मेथड से प्रूव करना है। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी हमने किए हुए हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों इक्वेशंस हमने ग्राफिकली जो है वो डिराइव की हुई हैं। आपने यूट्यूब पे सर्च करना है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड बाय फिजिक्स बाय नीतू, तो आपको ये पूरी एक्सप्रेशन मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट इज द, अभी देखो मैं सिर्फ क्वेश्चंस बता रही हूँ, देखो ये हमने किए हुए हैं सब कुछ, आपको एक आइडिया मिल जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स में। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन 2 बॉडीज। देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की पहले डेफिनेशन दे दोगे आप। ठीक है, इसका भी वीडियो बना हुआ है वैसे। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई किसके बराबर होता है, देखो आपके पास जो हमारे पास ये किसके बराबर होता था, देखो जो आपके पास v1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय किसके बराबर होता था, ये वाला आपके पास u1 माइनस u2। ठीक है, ये वाली चीज आप राइट डाउन करोगे। फिर उन्होंने पूछा देखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन बिटवीन 2 बॉडीज,
तो हम सिंपली वैसे तो इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, पर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो इसमें पता कौन सा राइट डाउन करना है आपने, आपने देखो वीडियो जो है वो सर्च करना है यूट्यूब पे, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, तो आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। देखो, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन वाई बाय फिजिक्स बाय नीतू, ऐसे आप राइट डाउन करोगे तो मेरे ही वीडियो वहाँ आएंगे। ये वाली चीज़ देखो, हमने ये डिराइव की थी यहाँ से, आपको कहाँ तक डिराइव करनी है, देखो ये सिर्फ यहाँ तक, ये वाली चीज़ यहाँ तक करोगे, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे रीच करोगे, हमने यहाँ पे क्या कहा, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1 होता है इलास्टिक कोलिजन के लिए, है ना। बस ये वाली चीज़ राइट डाउन करने के बाद फिर आप राइट डाउन कर लोगे। देखो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में कि यहाँ पे क्या हो गया, v2 माइन, ये दोनों चीज़ें किसके बराबर होगी, फॉर इलास्टिक कोलिजन v2 माइनस v1 किसके बराबर होगा, u1 माइनस u2 के। ये वाली वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। उतनी वाली एक्सप्रेशन, उतनी डेरिवेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो सेक्शन सी में, ई में देखो, डी मैंने राइट डाउन नहीं किया, उसमें केस स्टडी थी, ठीक है। अब ई देखो 5 मार्क के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन थे, मैंने एक राइट डाउन कर लिया यहाँ पे। क्या था देखो, स्टेट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड आल्सो प्रूव दैट मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था। देखो ये कौन सी डेरिवेशन है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। आपने इस तरह से यूट्यूब पे सर्च करना है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन फ्रीली फॉलिंग बॉडी बाय फिजिक्स बाय नीतू। हमने ये की हुई है पूरी की पूरी, ठीक है। जिसमें हमने क्या कहा था, कोई फ्रीली फॉल हो रही है बॉडी, है ना, यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती थी, काइनेटिक एनर्जी 0, फिर ऐसे वो हमने हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कैलकुलेट किया था, है ना। वो वाली एक्सप्रेशन, वो वाली डेरिवेशन आएगी इसमें। तो देखो ये मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मे बी आपको हेल्पफुल हो। ओके, थैंक यू।